नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। आज जो कहानी, जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, इसका रिश्ता डाउन साउथ से ही है, केरल से। आजकल केरल बहुत चर्चे में है और उसकी वजह आप सब जानते हैं कि वहाँ एक गर्भवती हथनी की कुछ दरिंदों ने बहुत ही वहशियाना तरीके से जान ली है। उसे एक पटाखों से भरा हुआ अनानास खिलाकर उसकी हत्या की गई। लेकिन मैं जो आपको वाकया बताने वाला हूँ, ये वाकया शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक और उससे भी ज़्यादा अजीब है, जिसमें इंसानी दिमाग और उसकी सनक, उसकी झलक मिलती है, उसके बारे में पता चलता है। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। केरल में कोल्लम है एक जगह, आप सब जानते हैं। कोल्लम में एक 27-28 साल का नौजवान शख्स है जिसका नाम है सूरज, और उसकी बीवी, उसका नाम है उत्तरा। सूरज और उत्तरा ये दोनों कोल्लम के ही रहने वाले हैं और इन दोनों की शादी हुई थी 26 मार्च 2018 को। उत्तरा जो है वो आंशिक रूप से दिव्यांग है, मतलब दिमागी तौर पर थोड़ा सा उसको कुछ परेशानी है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ, जब शादी हुई थी तब भी सूरज को बात ये पता थी, और शादी के बाद भी दोनों की गृहस्थी जो है वो अच्छी चल रही थी। और दोनों के घर में एक बेटा भी हुआ 1 साल का, और सूरज और उत्तरा ये लोग खुशहाली से वहीं कोल्लम में रह रहे थे। बीच में सूरज ने अपने ससुराल वालों से कुछ बात की, कुछ मांग की, अपनी कुछ परेशानियां रखीं, और ससुराल वाले चूंकि दरियादिल लोग थे, उत्तरा के घर के लोग, तो उन्होंने सूरज से कहा कि ठीक है, आप अब हमारे पास आकर रहो। कोल्लम में ही एक और लोकेलिटी है, अंचल नाम है उस जगह का। हो सकता है कि मेरा उच्चारण साउथ इंडिया के इन प्लेसेस को लेकर बहुत एग्जैक्ट या सटीक ना हो, कुछ कमी हो तो गुस्ताखी माफ़। लेकिन सूरज के ससुराल वालों ने सूरज को और अपनी बेटी को, उत्तरा को, ये कहा कि ठीक है, अंचल में हमारा जो मकान है आप वहाँ आकर रहो, अगर आपको मकान या किसी चीज़ की कमी हो तो हम हैं आपके साथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद सूरज और उत्तरा जो है वहाँ अंचल में शिफ्ट भी हो गए थे, और अपने ससुराल वालों के दिए घर में सूरज अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। सूरज जो है एक प्राइवेट बैंकर था, यानी एक प्राइवेट बैंक में नौकरी किया करता था, और अपने लेवल पर कुछ छोटा मोटा बिजनेस करने के बारे में भी वो सोच रहा था, और छोटे मोटे कामकाज में लगा भी हुआ था। उसने अपने शादी के वक्त ही जो है एक पिकअप वैन भी अपने ससुराल वालों से लिया था, और उस पिकअप वैन से वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम किया करता था। लेकिन इनकी ज़िंदगी में अचानक जो है ज़बरदस्त ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि 7 मई, पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूं, 7 मई की सुबह को उत्तरा जो है वो नींद से नहीं जगी। सूरज ने पहले उसे उठाने की कोशिश की और उसको काफ़ी हिलाता डुलाता रहा, उसके चेहरे पर पानी भी डाला, लेकिन जब वो नींद से नहीं जगी तो सूरज जो है वो बदहवास हो गया, चीखने चिल्लाने लगा, और वो उत्तरा को लेकर फ़ौरन जो है वो अस्पताल गया, नज़दीक के अस्पताल पहुंचा। जब सूरज अपनी बीवी को लेकर अस्पताल पहुंचा 7 मई की सुबह को, तो डॉक्टरों ने उत्तरा को ब्रॉड डेड करार दिया, यानी बताया कि उत्तरा की मौत हो चुकी है। और जब उसका बॉडी थॉरोली डॉक्टरों ने एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि उत्तरा के शरीर पर स्नेक बाइट के 2 निशान हैं। तब तक उत्तरा के घर वालों को भी खबर मिल चुकी थी कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, फ़ौरन अस्पताल चले आइए। ससुराल के लोग भी, सूरज के ससुराल के लोग भी अपनी बेटी के बारे में पता करने के लिए ससुराल पहुँचे, और उनको वहाँ निराशा हाथ लगी जब उन्हें पता चला कि उत्तरा की तो मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है। उत्तरा अपने पति के साथ अपने घर में थी, और आमतौर पर घर सेफ होते हैं, लेकिन रात को उत्तरा के साथ ये हादसा कैसे हुआ
इस बात पर हर कोई बहुत शॉक्ड था, बहुत चिंतित था। लेकिन उत्तरा के घर वालों ने, यानी सूरज के ससुराल वालों ने जैसे ही ये बात सुनी कि उनकी बेटी की मृत्यु जो है वो सांप के काटने की वजह से हुई है, उनका माथा ठनका। उनको इस मामले में थोड़ा शक होने लगा, और शक भी किसी और पर नहीं बल्कि खुद अपने दामाद सूरज पर। और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई और ये कहा कि हमें ये शक है कि हमारी बेटी उत्तरा की मौत सर्पदंश से हुई तो ज़रूर है, लेकिन ये मामूली मौत नहीं है बल्कि ये हत्या है, और इस हत्या के पीछे हमारे दामाद सूरज का हाथ है। जब ससुराल वालों ने थाने में ये रिपोर्ट दी तो पुलिस वाले भी चौंक गए, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि भाई किसी को सांप डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए, इस तरह के मामले को कोई कत्ल कैसे कह सकता है। तो ससुराल वालों से, सूरज के ससुराल वालों से पुलिस वालों ने पूछताछ भी की कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ससुराल वालों ने जो कहानी बताई वो कुछ ऐसी है। ससुराल वालों ने बताया कि हमारी बेटी की शादी 26 मार्च 2018 को हमने सूरज से की थी, और सूरज जो है वो पहले से ही बहुत लालची किस्म का लड़का था। हमने अपनी तरफ से सूरज को भरसक दहेज में बहुत सारी चीज़ें दी, और इसमें बहुत सारा सोना दिया, तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए कैश दिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक महिंद्रा पिकअप, 5 लाख कैश, एक महिंद्रा पिकअप वैन भी सूरज को खरीद कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ों से जितना उनके पास था सब कुछ अपनी बेटी की शादी में उन्होंने दामाद के ऊपर लाद दिया कि लो खुश रहो। और सूरज भी लगातार ये चीज़ें मांगता रहता था, शादी से पहले भी उसने मांग की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सब कुछ देने के बाद भी और अपनी बेटी की शादी करने के बाद भी सूरज जो है वो उत्तरा को परेशान किया करता था, उससे मारपीट, उससे बदसलूकी, उसे सताना, ये सब रोज़ की बात थी। और उत्तरा जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो खुद भी थोड़ी दिव्यांग थी, तो वो अपने तरफ से रेसिस्ट तो करती थी लेकिन बहुत ज़्यादा इसका विरोध भी नहीं कर पाती थी। लेकिन उत्तरा के ज़रिए ये बात उसके घर वालों को पता चली थी, और घर वालों के दिल में बड़ी तकलीफ़ थी कि उनकी बेटी के साथ उनका दामाद जो है इस तरह से पेश आ रहा है। कुछ महीने पहले उत्तरा के घर वालों ने सूरज से जाकर दो टूक बात करने का फ़ैसला किया। वो सूरज के पास पहुँचे और उन्होंने अपने दामाद से कहा कि देखो, जो होना था वो हो गया, तुमने हमारी बेटी के साथ बहुत ज़्यादती की, बहुत मारपीट की, और अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। तो अगर तुम सुधर जाओ तो ये अच्छी बात है, और अगर तुम नहीं सुधरते और तुमने उत्तरा को सताना जारी रखा तो हम जो है अपनी बेटी का तुमसे तलाक करवा लेंगे, और साथ ही तुम पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जब ये बात दो टूक जो है सूरज को ससुराल वालों ने कही, तब जो है सूरज का दिमाग जो है वो ठिकाने पर नहीं आया, बल्कि सूरज जो है वो नेगेटिव तरीके से इस मामले में सोचने लगा। उसका दिमाग नेगेटिव तरीके से इस मामले में काम करने लगा। और सबसे पहले उसके दिमाग में जो चीज़ आई, जो बात आई, वो ये कि अगर तलाक हो गया तो उत्तरा तो चली जाएगी, लेकिन साथ में ये जो लाखों रुपए के सोने के जेवर, कैश, गाड़ी और दूसरी चीज़ें वो लेकर आई है, ये सारा दहेज भी चला जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा? तो उसे इस बात की बड़ी चिंता होने लगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सूरज इसलिए उत्तरा को सताया करता था क्योंकि वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता था और उत्तरा से अब पीछा भी छुड़ाना चाहता था। तो दो बहुत अहम वजहें थी, रीज़न थे, जिसके बारे में सूरज के ससुराल वालों ने पुलिस को बताया, और पुलिस ने वो सारी चीज़ें अपने पास दर्ज भी की। लेकिन जो तीसरी वजह बताई उसने पुलिस वालों का भी दिमाग घुमा दिया। तीसरी वजह सूरज के ससुराल वालों ने सूरज के खिलाफ शिकायत करते हुए जो पुलिस को बताई, वो वजह ये थी कि अब से कुछ महीने पहले 2 मार्च को, इसी साल 2 मार्च को हमारी बेटी उत्तरा को एक और सांप ने डसा था, और उस वक्त जो सांप था वो रसेल वाइपर था, जो बहुत जहरीला सांप होता है। और सूरज ने तब हमारी बेटी को अस्पताल में भर्ती भी करवाया था, और तकरीबन महीने भर तक उत्तरा जो है वो अंडर ट्रीटमेंट रही, लेकिन उसकी किसी तरह से जान बच गई। तब तो हमने उस सांप डसने की बात को एक इत्तेफाक के तौर पर ही लिया था, क्योंकि हमें
इस बात का गुमान नहीं था कि हमारा दामाद जो है हमारी बेटी के साथ इस तरह से भी पेश आ सकता है। लेकिन अब जब दूसरी बार एक ही कमरे में जहां उत्तरा और सूरज एक साथ रहते हैं, वहां उत्तरा को फिर से सांप डसकर चला गया और उसका पति वहां होते हुए उसको इस बात की भनक नहीं लगी, तो हमें अब लगने लगा है कि इसके पीछे ज़रूर सूरज की ही साजिश है और उसी ने हमारी बेटी को सांप से डसवा कर उसकी जान ली है। ये बात जब सूरज के ससुराल वालों ने पुलिस से कही तो पुलिस वालों को भी लगने लगा कि हो ना हो ये बहुत गहरी साजिश है और इसका पता लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। पुलिस ने कुछ और पूछताछ की तो और पूछताछ से पुलिस को यह भी पता चला कि मार्च के महीने में जो सर्पदंश की घटना हुई थी, उसके बाद जब उत्तरा की तबीयत खराब रहने लगी तो सूरज जो है फिर से शिकायत करने लगा था अपने ससुराल वालों से कि आपकी बेटी की तबीयत खराब रहती है, हमारे यहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं जिस मकान में रह रहा हूँ उसमें बड़ी परेशानी है, हमें आप नया घर बना कर दीजिए। तो जो लालची लोग होते हैं उनको बहाने की ज़रूरत होती है। सूरज ने एक नए घर की मांग की। तब उत्तरा के घर वालों ने सूरज से ये कहा कि ठीक है, अंचल इलाके में हमारा जो मकान है तुम वहाँ आकर रहो, तुम दोनों, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ही घर है। उसके बाद सूरज जो है अपनी पत्नी उत्तरा के साथ अंचल वाले उस मकान में जाकर रहने लगा। लेकिन इसी बीच वो दहेज के तौर पर अपनी बहन के लिए, 2018 में शादी हो चुकी है और अभी हम 2020 में हैं, शादी के इतने साल बाद एक बच्चा भी हो चुका है, अभी भी दहेज मांग रहा है। उसने अपने ससुराल वालों से दहेज के तौर पर अपनी बहन के लिए एक स्कूटी की मांग की और इस बार उत्तरा के घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई अब और नहीं हो सकता, जितना दहेज हमने देना था दे दिया, मकान भी दे दिया, अब यहाँ चैन से रहो, खुद भी खुश रहो, हमारी बेटी को भी खुश रखो, इतना न करो। इस बात से जो है, ये बात भी सूरज के ससुराल वालों ने पुलिस को बताई। तब पुलिस को कई सारे मोटिव इस मामले में समझ में आए। एक मोटिव मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ जल्दी से, सो दैट आप लोगों को ये न लगे कि बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ। एक मोटिव तो ये कि वो दूसरी शादी करना चाहता था। दूसरा मोटिव ये कि दहेज में उसके पास जो संपत्ति थी, अगर डाइवोर्स हो जाता तो वो चीज़ें देनी पड़ जाती, तो उसको वो रिटेन करना चाहता था, इसीलिए अपनी बीवी से पीछा भी छुड़ाना चाहता था और इसको एक एक्सीडेंट भी बताना चाहता था ताकि सोना चांदी ये सब वापस न करनी पड़े। और जो तीसरी बात, वो मोटिव नहीं बल्कि वो एक हिंट था, वो एक संकेत था कि इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई थी और उसी मोडस ऑपरेंडी से अब उनकी बेटी को दोबारा सांप ने काटा और उनकी बेटी की मृत्यु हुई है, तो इसके पीछे ज़रूर दामाद का हाथ होगा। ये सारी बातें ससुराल वालों ने बताई। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली, पुलिस ने उसको उठा लिया, सूरज को, और सूरज को उठाने के बाद उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में सूरज ने भी पुलिस वालों को बहकाने बरगलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तकरीबन 4 घंटे के सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद उसने कबूल लिया कि हाँ, मैंने ही इस बार कोबरा से कटवा कर अपनी बीवी की जान ली है, उत्तरा की हत्या की है। और इसके बाद सूरज ने इस मर्डर के प्लान के बारे में जो बताया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूरज ने यह बताया कि उसका एक जानकार है, दोस्त है, जिसका नाम सुरेश है। वो सुरेश जो है वो एक स्नेक कैचर है और उसको सांप पकड़ने में महारत हासिल है। आपको ये भी पता होगा कि केरल जो है वो घने जंगलों का और पेड़ पौधों का इलाका है और वहाँ सांप और दूसरे जंगली जानवर भी जो है वो बहुत होते हैं। तो वहाँ एक उसका दोस्त था जो स्नेक कैचर था, और सूरज ने पहले जब ये साजिश रची थी तो इससे पहले उसने बहुत एक्सटेंसिव तरीके से सांप को संभालने के तौर तरीकों के बारे में यूट्यूब से और दूसरे सोशल मीडिया से उसने सीखा था, जानकारी जुटाई थी। और इसके बाद उसने पहले जो है तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये में उसने अपने दोस्त को 3 से 4 हज़ार रुपये दिए थे, और मार्च के महीने में उसने एक रसेल वाइपर सांप जो है अपनी बीवी को कटवाने के लिए, डसवाने के लिए लेकर आया था। और वो तब मार्च में 2 मार्च को अपनी बीवी को उस सांप से डसवाने में कामयाब भी हो गया, और उसके बाद अपनी बीवी को लेकर अस्पताल गया, ये नाटक करते हुए कि अरे उत्तरा को सांप ने काट लिया। और डॉक्टरों ने, चूंकि तब वो जल्दी से लेकर चला गया था, उसे लगा था कि शायद जो है मैं अस्पताल ले जाकर अपने आप को भी बचा लूँगा और उत्तरा को डॉक्टर बचा नहीं पाएंगे क्योंकि रसेल वाइपर जैसे खतरनाक सांप ने इसे काटा है। तो
तब तो लेकर गया, लेकिन तब इत्तेफाक से जो है मौत छू कर निकल गई उत्तरा को, और डॉक्टरों ने उसको क्योर कर लिया, उसे ठीक कर लिया। 1 महीने तक वो बहुत परेशान रही और इसी दौरान वो लोग नए घर में शिफ्ट भी हो गए। लेकिन तब तक किसी को इस बात की भनक नहीं थी, किसी को इस बात का गुमान नहीं था कि सूरज ने ये सारा कांड किया है, ये सारी बदमाशी सूरज की है। ये तब तक किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सूरज के दिमाग में ये शैतानी चाल जो है वो लगातार चल रही थी। उसके बाद सूरज ने क्या किया कि कुछ दिनों तक रुकने के बाद मई के महीने में 6 और 7 मई को उसने जो है ये सांप वो तकरीबन 11 दिन पहले वो लेकर आया था, कोबरा, और 11 दिनों तक अपने उसी दोस्त से कोबरा लेकर आया था। और पिछली बार उसने रसेल वाइपर के 3000 रुपये दिए थे, और इस बार जो दोस्त से कोबरा लेकर आया था उस दोस्त को उसने पता नहीं क्या कहानी बताई थी, क्या पट्टी पढ़ाई थी, लेकिन उसको इस बार उसने 7000 रुपये दिए थे। और 7000 रुपये देकर कोबरा लेकर आया एक बोतल में, और उस बोतल को वो छिपाकर 11 दिनों तक अपने घर में रखा, ताकि कोबरा जो है वो 11 दिनों तक भूखा प्यासा रहे। और वैज्ञानिक ये बताते हैं, उसने भी रिसर्च किया था कि भूखा कोबरा जो है वो और ज़्यादा खतरनाक होता है और वो बहुत हिंसक हो जाता है और फौरन किसी पर भी जो आमने सामने रहता है उस पर हमला करता है। सूरज ने ये सारी बातें पता कर ली थी और वो इस बार कोबरा लेकर आया था। 11 दिनों तक उसे अपने घर में ही छुपा कर रखा, और 6 और 7 मई की रात को उसने, जब उसकी बीवी उत्तरा अपने ही घर में सो रही थी और बेसुध सो रही थी, उसे नहीं पता था कि उसका पति जो है इतना जल्लाद, मतलब जल्लाद शब्द तो खैर अच्छा है क्योंकि जल्लाद तो एक प्रोफेशन है, इतना शैतान और दरिंदा किस्म का आदमी है। उत्तरा को इस बात का गुमान नहीं था। ऐसे भी वो थोड़ी सी दिव्यांग थी, मैंने आपको बताया, आंशिक रूप से, तो दुनियादारी से इतना ज़्यादा जो है वाकिफ़ नहीं थी और अपने पति को जो है परमेश्वर मानती थी। इसने क्या किया, 6 तारीख और 7 तारीख की दरमियानी रात को वो कोबरा उसने बोतल से निकाला, और जैसे ही बोतल से निकाला कोबरा ने पहले फुफकारा तो ये खुद भी डर गया। इसने बाद में पुलिस में की जो पूछताछ हुई उसमें ये सारी बातें बताई कि मैं खुद डर गया था, लेकिन किसी तरह से मैंने बोतल से उसको निकाला और निकालने के बाद मैंने उस सांप को पटक दिया अपनी बीवी के ऊपर जो गहरी नींद में सो रही थी। और सांप जो है वो गुस्से में फुफकारता हुआ उसने उसकी बीवी को 2 बार बाइट किया, 2 बार काटा। और नींद में गाफिल उत्तरा जो है इस दर्द से छटपटा उठी, तड़प उठी, लेकिन उसे ज़्यादा संभलने का मौका नहीं मिला और 2-2 बार डेडली स्नेक बाइट के चलते उत्तरा की उसी रात मौत हो गई, 6 और 7 मई की रात को। इसके बाद ये जो सूरज था इसने उस सांप को फिर से बोतल में भरने की कोशिश की, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इस कोशिश में नाकाम रहा और सांप को बोतल में नहीं भर पाया। और सांप जो है उसे काटने के बाद उसी घर में अलमारी के नीचे घुस गया और वहीं छिपकर बैठ गया। रात भर सूरज इसके बाद सो नहीं सका। लाजमी है सो पाता भी नहीं, क्योंकि एक तो वो बीवी की हत्या कर चुका था, फिर उसी कमरे में सांप भी था, अगली सुबह उसे दुनिया के सामने नया ड्रामा करना था, तो वो रात भर ठीक से सोया नहीं। और सुबह उठकर उसने फिर से उत्तरा को जगाने का नाटक किया और उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन रात से लेकर सुबह होने तक काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका था और तब तक उत्तरा की जान जा चुकी थी। जब वो अस्पताल लेकर गया तब तक उत्तरा की मृत्यु हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड करार भी दिया, बताया भी कि उत्तरा जो है अब जीवित नहीं है। उसके बाद इसने पूरा ड्रामा चालू किया, इसने अफसोस जताना शुरू किया, रोना धोना चालू किया और इसके बाद अपने ससुराल वालों से भी हमदर्दी जुटाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक तो ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन ससुराल वालों को चूंकि इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड पता था कि ये लालची किस्म का आदमी है, रुपए पैसे से इसका जी नहीं भरता, तो ससुराल वालों को ये भी पता था कि इसने पहले जो है एक इसी तरह की घटना हमारी बेटी के साथ और हुई थी तब, लेकिन ससुराल वालों ने नहीं सोचा था कि उस रसेल वाइपर के काटने के पीछे हमारे दामाद का हाथ होगा। लेकिन जब दूसरी घटना हो गई तो ससुराल वालों का दिमाग जो है वो चला और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। फिर पुलिस ने जब इससे सख्ती की तो इसने न सिर्फ अपना जुर्म, अपना गुनाह कबूला, बल्कि इसकी निशानदेही पर पुलिस ने वो बोतल भी बरामद की जिस बोतल में ये कोबरा लेकर आया था। उस बोतल में कई प्लास्टिक की बोतल में कई उसने छेद बना रखे थे ताकि कोबरा को जो है वो सांस आती रहे।
उसको भूखा, उसने घर में जिस जगह छिपा कर रखा था वो भी जगह उसने बताई। फिर इसने बाद में सांप को मारा भी, उस कोबरा की इसने जान भी ली। उस कोबरा की जो मतलब डेडली मोटल, मतलब कोबरा की जो लाश है, मतलब लाश तो नहीं कहेंगे, मरा हुआ कोबरा जो है, मरा हुआ सांप जो है, उस सांप को बाद में पुलिस ने रिकवर भी किया और रिकवर करने के बाद फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी भेजा। उससे ये भी पता चला कि कोबरा 11-12 दिनों से जो है वो भूखा था। और इसके बारे में हालांकि खुद पूछताछ में बाद में सूरज ने भी इस बात की पुष्टि की। फिंगरप्रिंट्स उसके बरामद हुए उस बोतल से। और भी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, दहेज मांगने के, पहले रसेल वाइपर के काटने के, और फिर वो दोस्त जो इसका जानकार था, जिसने, जो स्नेक कैचर था, जिसने पूरे 10,000 रुपये में ये 2 सांप सूरज को दिए थे, उससे भी पुलिस ने पूछताछ की और उसे भी गिरफ्तार किया। अब पुलिस की कोशिश ये है, अब जाकर इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, अभी इस महीने, मतलब हम जून में हैं, अभी पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। और पुलिस ने सूरज के साथ साथ उसके सुरेश नाम के उस दोस्त को भी गिरफ्तार किया है, जो सांप जो है वो पकड़ने का काम किया करता था। लेकिन अब पुलिस की कोशिश ये है कि तमाम सबूतों के साथ साथ पुलिस उस सुरेश नाम के आदमी को, जो स्नेक कैचर था, जिसने ये सांप दिए थे सूरज को, उसको गवर्नमेंट अप्रूवर यानी वादा माफ गवाह बनाए, ताकि उसकी गवाही जो है सूरज के खिलाफ, जो कानूनी कॉफिन कहते हैं, ताबूत जो उसके लिए बना है, उसमें आखिरी कील उसकी गवाही साबित हो। और अगर वो गवाही नहीं देगा तो जाहिर है फिर वो जेल जाएगा। तो पुलिस को भी पूरा यकीन है कि जिसने ये सांप दिए थे वो सरकारी गवाह बन जाएगा। तो ये है पूरी कहानी, जिसमें एक पति जो है वो इतना खौफनाक इंसान था, इतना शैतान था कि उसने अपनी बीवी, जो आंशिक रूप से दिव्यांग थी, उससे पीछा छुड़ाने के लिए और उससे, उसके घर वालों से मिले दहेज की रकम और राशि हड़पने के लिए अपनी बीवी को 2-2 बार जहरीले सांपों से कटवाया और फाइनली उसकी जान ले ली। इस पति को लग रहा था कि उसका भेद कभी नहीं खुलेगा और सांप से काटना या कटवाना एक हादसे के तौर पर ही पूरी दुनिया में देखा और जाना जाएगा, इस बात का उसको पूरा यकीन था। बड़ी उसने अपनी, जिसे कहते हैं कि दिमागी घोड़े दौड़ा लिए थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो ज़्यादातर जुर्म के मामलों में हुआ करता है। सबूत जो है वो सामने आ गए, पुलिस को सुराग मिले और ये कातिल पति जो है, शैतान पति, उसे कोल्लम केरल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज हमारी ओर से इतना ही। आमतौर पर हम आपसे बातचीत करते हैं और आपके कुछ सवाल जवाबों का सिलसिला भी हम सबके बीच चलता है, लेकिन आज मैं माफ़ी चाहूँगा। वो इसलिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 के ख़तरे को देखते हुए हमारे दफ्तर में नई शिफ्ट का इंतज़ाम किया गया है और टाइमिंग को लेकर थोड़ी दिक्कत हमें इस वक्त हो रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस दिक्कत से जल्द ही हम पार पा जाएंगे और हम इस तरह से लाइव भी आपके साथ मुखातिब होंगे। लेकिन अभी आज के लिए कम से कम मुझे इजाज़त दीजिए, ताकि ये लाइव का सिलसिला फ़िलहाल यहीं तक रहे। आप अपने कमेंट्स जो है, या अगर आपका कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ उसे, जो वीडियो है हमारा, जो लाइव वीडियो आप देखेंगे, उसके नीचे जो कमेंट का सेक्शन होगा उसमें आप लिख सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि उसमें से कुछ चुनिंदे कमेंट्स या सवालों के जवाब जो है मैं आपको अपने नेक्स्ट लाइव में देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और बढ़िया लगेगा मुझे भी आप लोगों के रिएक्शन या कमेंट जानना, क्योंकि ये सिलसिला जो है, यही तो इस लाइव का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जिसे हम यूएसपी कहते हैं। आमतौर पर टीवी में या दूसरे मीडिया में ये सुविधा हमारे पास नहीं होता है कि आप कुछ सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, या हम अपनी बात कुछ आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, लेकिन यहाँ वो फैसिलिटी है, तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। बेशक आज 1-to-1 नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके बाद ज़रूर हम लाइव सवाल जवाब भी करेंगे। तो आज यहीं तक। बहुत खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे और मेरे सहयोगी दीपक सिंह को इजाज़त दीजिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।